मैं जितेश जोगी कर रहा हूं अपनी क्लास स्टार्ट क्लास 2। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अब अपना पहला ही क्वेश्चन है कि डीसी आर्मेचर की ताम्र हानि तुल्य है। मतलब जो डीसी आर्मेचर है उसकी जो ताम्र हानि होती है वो किसके बराबर होती है। तो देखो ताम्र हानि से समझ सकते हो, ताम्र हानि जो है उसे बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस जो है वो उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है आई ए स्क्वायर आर ए। आई ए स्क्वायर आर ए आप दे सकते हैं ध्यान से, आई ए स्क्वायर आर ए। तो ये हो गया अपना पहला ही जो क्वेश्चन था वो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मेचर बना होता है। आर्मेचर किसका बना होता है ये कह सकते हैं। तो आर्मेचर जो होता है वो बना होता है किसका? सिलिकॉन स्टील। किसका? सिलिकॉन स्टील का। और सिलिकॉन स्टील का इसलिए बना होता है क्योंकि आर्मेचर में जो लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस आप सबको पता है, जैसे हिस्टैरिसीस लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया, एडी करंट लॉस हो गया, इन सारे जितने भी लॉसेस है इनको कम करने के लिए किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि डीसी सीरीज जनरेटर, कौन सा? डीसी सीरीज जनरेटर का कुल टर्मिनल वोल्टेज, कौन सा? कुल टर्मिनल वोल्टेज तुल्य हो सकता है। मतलब डीसी सीरीज जनरेटर का जो कुल टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है। तो इसका जो सूत्र है वो बता दे रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ई माइनस आई आर ए प्लस आर एस ई और कोष्टक के बाहर वी। देखो ई माइनस आई आर ए प्लस आर एस ई और लास्ट में है वी। देखो आई तो है वो तो हो गई अपनी जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, वो आई ए जो आर्मेचर का प्रतिरोध है वो, और ये एस ई जो है सीरीज का प्रतिरोध। तो इसका सूत्र हो गया ई माइनस आई आर ए प्लस आर एस ई और ये लगा दिया वी। ठीक है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने शायद पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्टेज है। कितने हैं? 400 वोल्टेज है। फिर कह रहा है फील्ड शंट रेजिस्टेंस 80 ओम है। तो कह रहा है शंट फील्ड करंट की गणना कीजिए। कहने का मतलब है देखो टर्मिनल वोल्टेज वीटी जो है वो तो दे रखा हमें 400 वोल्ट और शंट रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 80 ओम। तो हमें ज्ञात करने हैं क्या कि शंट फील्ड करंट की गणना करनी है। तो देखो ध्यान कीजिए ओम का नियम। क्या? ओम का नियम। और ओम का नियम है वो क्या कह रहा है कि I बराबर V अपॉन R। सीधी सी बात है। और वैसे तो होता है अपना V बराबर IR, लेकिन हमें ज्ञात करनी है करंट तो I बराबर V अपॉन R। और हम क्या करें, यहाँ पे मान रख दें। तो I तो ज्ञात करनी, तो I का I और V का जो मान है वो दे रखा हमें 400 वोल्ट और R का मान जो वो दे रखा हमें 80। ठीक है। 1 0 से 1 0, 8 पंजो 40। ठीक है। 8 5 जो 40। तो I का जो मान है वो अपने पास आ गया 5। कितना आ गया? 5। और सबको पता है, अगर नहीं पता तो बता रहा हूं, जो I है करंट है उसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो लिख दिया 5A। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये जो वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान से देखना है।
इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। एक थोड़ा मैंने घुमा दिया इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है डीसी जनरेटर का ईएमएफ, विद्युत वाहक बल डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण जिसमें सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर है। मतलब जनरेटर जो है डीसी, उसका ईएमएफ समीकरण हमें बताना है, लेकिन शर्त क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो जो अपना सूत्र जो होता है ईएमएफ ज्ञात करने का, वो वास्तव में एज ए रियलिटी उसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है, देखिए ईबी बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 और गुणा ए। अपना जो ईएमएफ समीकरण है वो तो होता ही है, लेकिन ये तो समीकरण है। इसके बाद में इसने क्या कहा है, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर है। मतलब उसका जो आर्मेचर है वो कौन सा, सिंप्लेक्स वेव वाउंड। अब हमने इससे पहले पढ़ा था पहली क्लास में कि जो वाउंडिंग होती है वो दो प्रकार की, एक तो होती है वेव और एक होती है लेप। तो जो लेप होती है उसमें तो जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोल के बराबर होती है, मतलब ए बराबर पी। और वेव वाउंड में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो फिक्स होती है, कितनी, ए बराबर 2। तो अब देखो हमारे पास लिखा है सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर, मतलब ए बराबर 2, तो इसके अंदर हमने मान रख दिया। तो क्या लिखा, ई बी बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा, अब ए का मान कितना था, 2। तो ये बन गया सूत्र हमारे पास क्या, कि ई बी बराबर फाई जेड एन पी और 60 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो 62 जा 120। तो अपना सूत्र जो है वो हो गया कितना, सिंप्लेक्स वेव वाउंड के लिए ई बी बराबर फाई जेड एन पी बटे 120। तो ये हो गया अपना आंसर। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा होता क्या है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा है डीसी जनरेटर में यांत्रिक हानियां होने का कारण क्या है। मतलब डीसी जनरेटर, उसमें यांत्रिक हानि कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, किसके कारण होगी, वो पूछे। तो देखो डीसी जनरेटर होती है, उसमें कई प्रकार की हानियां होती है। जैसे मैं बोलूं कॉपर लॉस है, आयरन लॉस है, फिर मैकेनिकल लॉस है। तो मैंने पूछा इसमें मैकेनिकल लॉस, तो मैकेनिकल लॉस जो होगी वो डीसी जनरेटर में जो होगी वो होगी, आंसर लिखता हूं मैं, बियरिंग, जो बियरिंग होते हैं अपने, बियरिंग के खराबी के कारण। मतलब बियरिंग खराब हो जाएगा तो कौन सी हानि उत्पन्न होगी, यांत्रिक हानि। क्यों, क्योंकि जो अपना बियरिंग है वो मोटर के अंदर मूव करता है, और मूव करेगा तो उसके अंदर जो हानि होगी वो होगी मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, तो कौन सा ये दोष हो गया, यांत्रिक दोष हो गया। मतलब बियरिंग के खराब होने के कारण उसमें क्या पैदा हो जाएगी, यांत्रिक हानि। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है कि देखो लिखा है जनरेटर जिसमें संट फील्ड, कौन सी फील्ड, संट फील्ड, और लिखा बाद में सीरीज फील्ड के बाद में जुड़ा है। मतलब जो संट फील्ड है वो सीरीज फील्ड के बाद में जुड़ी है, तो कौन सा जनरेटर कहलाएगा। मतलब कौन सा जनरेटर होगा वो, जो जिसमें संट फील्ड है वो सीरीज फील्ड के बाद में जुड़ी है, तो कौन सा जनरेटर कहलाएगा। देखो अपने पास जनरेटर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है अपना संट, 2 नंबर होता है अपना सीरीज, और 3 नंबर जो होता है अपना वो होता है कंपाउंड। 3 प्रकार के। अब जो अपने पास कंपाउंड है, कंपाउंड भी 2 प्रकार का होता है। कंपाउंड जनरेटर भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट, सुना होगा आपने। एक होता है लॉन्ग शंट, एक तो शॉर्ट शंट, ठीक है, 2 प्रकार के हो गए। अब क्वेश्चन पे आना, हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिसमें संट फील्ड है वो सीरीज फील्ड के बाद में जुड़ी है, तो उसे क्या कहते हैं।
तो देखो, अगर शंट फील्ड जो है वो सीरीज फील्ड के पहले जुड़ती है, मतलब सीरीज फील्ड के पहले जुड़ेगी शंट फील्ड, तो उसे बोलेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। लेकिन इसमें कहा है इसने कि शंट फील्ड जो है वो सीरीज फील्ड के बाद में जुड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे, डीसी, इसे बोलेंगे डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इसे बोलेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। BIS क्या पूछ रहा है, BIS, और BIS की फुल फॉर्म आपने पहले ही अपना जो फर्स्ट ईयर थी, मैं कह दूं पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ ली होगी। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। तो इसने क्या कहा है कि BIS के अनुसार डीसी जनरेटर जो कि अलग से सक्रिय है, अलग से सक्रिय है, एक्टिव है, उसका शंट फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल किस रूप में चिन्हित या दर्शाना जाता है, इसे चिन्हित किया जाता है। तो देखो, जो अपना BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अनुसार जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम दर्शाते हैं किससे, E1 या E2, E1 या E2 से दर्शाते हैं, या कहते हैं उसको इंडिकेट करते हैं, किसे, शंट फील्ड वाइंडिंग को। अगर पूछे आपसे आर्मेचर, तो आर्मेचर को लिखोगे आप A1 या A2, दो दो ही तो होते हैं। और अगर आप आपसे पूछे सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से आप लिखेंगे D1 या D2, मतलब दो दो टर्मिनल अच्छा हो गए ना, एक तो हो गया E1 या E2 जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, A1 या 2 जो आर्मेचर वाइंडिंग है, और D1 या D2 जो अपनी क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, कौन सा नियम, दाएं हाथ के नियम में सामने वाली अंगुली जो है वो किसे इंगित करती है, मतलब फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का रूल है वो उसमें सामने वाली अंगुली किसे इंगित करती है। तो देखो, अपना जो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है, मतलब ये दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब तीनों जो उंगलियां हैं, तीनों उंगलियां जो है वो एक दूसरे से लंबवत, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, तो उसमें जो अपना दाएं हाथ का नियम में क्या होता है कि जो अंगूठा है, जो अंगूठा है ये बताएगा मोशन, मतलब गति। ठीक है, और ये जो उंगली है जिसे बोलते हैं हम फोर फिंगर, इंग्लिश में जिसे हिंदी में बोलते हैं तर्जनी, जो फोर फिंगर है ये दर्शाएगा चुंबकीय फ्लक्स, किसे दर्शाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। और जो ये बीच वाली जो उंगली है ये दर्शाएगी EMF। तो ये तो हो गया अपना अंगूठा जो है वो दर्शाएगा अपनी क्या, वो दर्शाएगा गति, और जो फोर फिंगर है वो दर्शाएगा EMF, मतलब फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और जो बीच वाली उंगली है वो दर्शाएगी हमारा क्या, EMF। तो कहने का मतलब है जो सामने वाली अंगुली है वो दर्शाएगी अपनी चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स, या प्रवाह भी बोल सकते हैं, चुंबकीय प्रवाह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किससे दर्शाया, चुंबकीय फ्लक्स को। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या GNA का पूरा नाम, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको GNA के बारे में पता होगा। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है GNA, दूसरा होता है MNA। और GNA जो होता है उसका जो नाम होता है वो होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रिकल एक्सिस,
जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब ये जो इसका हिंदी में अगर मैं नाम बताऊं तो इसका हिंदी में नाम होता है ज्यामितीय न्यूट्रल एक्स, ज्यामितीय न्यूट्रल एक्स। और एम एन है वो है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका लिख देते हैं हम जियोमेट्रिकल, या मैं कह दूं ज्यामितीय, ज्यामितीय न्यूट्रल एक्स, और हिंदी में जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और एम एन ए जो है इसका हो गया अपना मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसमें तो आपको 2 बता दिए। अब इसके बाद में अपना नंबर 10 का क्वेश्चन क्या कहता है, तो सुनिए गौर से। अब अपना नेक्स्ट है डीसी जनरेटर की इलेक्ट्रिकल दक्षता तुल्य होती है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल दक्षता है जनरेटर की वो किसके बराबर होती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ईएमएफ गुणा आई ए बटे बी एच पी। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये याद करना है आपको, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि डीसी जनरेटर की जो इलेक्ट्रिकल दक्षता मतलब इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है, तो होती है विद्युत वाहक बल गुणा आर्मेचर धारा बटे बीएचपी। बीएचपी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। तो ईएमएफ गुणा आई ए बटे बीएचपी इसका आंसर हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में लिखा है मैंने डीसी जनरेटर में ब्रश की उपयोगिता क्या होती है, मतलब ब्रश क्या काम करता है। तो डीसी जनरेटर में ब्रश का काम होता है कि कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करेगा और बाहरी सर्किट को सप्लाई भेजेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या कि कम्यूटेटर से करंट इकट्ठा करना। ठीक है, कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करना और जो बाहरी जितना भी इंटरनल पार्ट है उसको सप्लाई करना। ये हो गया कम्यूटेटर से करंट इकट्ठा करना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है कि एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कौन सा है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, उसमें क्या हो रहा है 400 वोल्ट पर मतलब 400 वी पर 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचा, मतलब 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचता है। फिर कह रहा है शंट फील्ड प्रतिरोध जो है वो 200 ओम है, तो आर्मेचर करंट क्या होगी, आर्मेचर करंट क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है वो होता है आई ए मतलब आर्मेचर धारा। आई ए बराबर होता है आई एल प्लस आई एस एच, ये अपना सूत्र होता है। ठीक है, आई एल प्लस आई एस एच। तो अब हम क्या करें, आई एल जो है अपना वो दे रखा है 100 एम्पियर, तो लिखा 100 प्लस आई एस एच हमें निकालना है। तो आई एस एच हमें निकालना है तो हम क्या करें, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है V बटे आर, और आर अपना कौन सा है, ये है शंट फील्ड प्रतिरोध, तो लिखे आर एस एच। तो V अपना कितना है 400 और आर कितना है अपना 200। तो 200 को 400 से काटा तो आया 2, तो अपना आ गया अपना आई एस एच। तो अब ये जो मान है वो रख देंगे यहाँ पे, तो लिखा हमने कि 100 प्लस 2 तो इक्वल टू हो गया अपना 102। तो अपना जो आई ए का मान है वो आ गया कितना 102। ठीक है, कि
अपना हो गया ये क्वेश्चन, और किस में, एम्पियर में। तो आज अपना ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, और शायद मुझे लगता है आप समझ भी लिए होंगे। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें, और इसी प्रकार आप देखते रहे, कुछ सीखते रहे, पढ़ते रहे, और समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछते रहे। तो मैं जितेश जोगी अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूं, और आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करता हूं यूट्यूब चैनल देखने के लिए। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, एजुकेशन गुरु। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं पूरी क्लास। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की नई क्लास में। तो आज डीसी जनरेटर जो अपना था वो मैं यहीं पे ही समाप्त करता हूं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में या किसी भी प्रकार की, तो मुझे पूछते रहिए। अपना अगर चाहे तो हम इसका जो चैप्टर है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं कि चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ सके, इसलिए मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सारे के सारे एक एक करके समझाता रहूँगा, और आप भी मुझसे ऐसे पूछते रहिए और देखते रहिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं जितेश जोगी अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। अब मिलेंगे अपने नए चैप्टर की नई क्लास में। एक बार आप फिर से दोबारा देख सकते हैं जो क्वेश्चन हमने किए हैं, थोड़ा ध्यान से। ये अपना जो पहला पेज था उसका है थोड़ा, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में किया था हमने ये सोल्व, और इसके बाद में हमने किया था ये सोल्व। आप नोट कीजिए और थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो मैं अभी आपसे बाय करता हूँ, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।